कल का जो क्लास हुआ उस क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो NT-NB का मतलब नहीं समझ पाया? एक बार फिर से हम पहले बता देते हैं। थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर कर लो। नॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, दो इमेज है, एक सोनोग्राफिकल इमेज है, एक एनिमेटेड इमेज है। जो नेक का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट का जो लेयर है, स्किन का लेयर, सॉफ्ट स्किन लेयर, म्यूकोसल लेयर, इसी को मेजरमेंट किए थे हम लोग बेसिकली। NT and NB, nasal, bone and nuchal translucency एक ऐसा चीज है जो वेरी अर्ली स्टेज में अगर एबनॉर्मल पैटर्न में आया तो हम लोग आने वाले जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, जो एबनॉर्मलिटीज है, उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में अगर तुम किसी तरह का पता करते हो और डॉक्टर का एडवाइस आता है कि इसको टर्मिनेट करना है, भाई हटाना है, बच्चा सरवाइव करने लायक नहीं है, बच्चा बिना हेड का है, या बच्चे का एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, बच्चे का किडनी नहीं है, क्या हालत होगा 5-6 महीना सफर करने के बाद? सोच सकते हो उस पेशेंट पर क्या गुजरेगी। लेकिन जैसे ही तुम उसको 9, 12, 13 सप्ताह तक, हार्डली 13 वीक तक डिटेक्ट कर लिया, क्लियर हो जाए। लेकिन डिटेक्शन का जो फॉर्मूला है, नॉट ओनली सोनोग्राफिकली बेस्ड, सोनोग्राफिकली के हिसाब से पहला एक्सपोजर में तुमको पता चलेगा कि ये एम्ब्रियो कुछ गड़बड़ है। उसके कोरिलेट और भी एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, क्रोमोसोमल इन्वेस्टिगेशन है। वो सारे को कोरिलेट करना होगा, सारे को समझना होगा, पेशेंट को हिस्ट्री लेना होगा कि कहीं इन फ्यूचर और भी जो बच्चा पैदा किया है कोई वैसा तो बच्चा नहीं है जो कि दिक्कत है, या मिसकैरेज वैसा नहीं हुआ है। ये सारे को कोरिलेट करके तब तुम्हारा रिपोर्ट 100% फाइनल होगा। सोनोग्राफिकली रिपोर्ट इज नॉट 100%, 60 to 70, 80% तक जा सकते हो, लेकिन 20%, 10% यू कंसर्न टू पेशेंट हिस्ट्री, कोरिलेट विद पेशेंट हिस्ट्री, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन, एंड 10% कोरिलेट विद अदर इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट से भी हिस्ट्री ले रहे हैं, डॉक्टर क्या लिख करके दे रहा है और क्या इसके एसोसिएट फाइंडिंग जांच हुआ है या क्या और जांच करवा सकते हैं, राइट? इतनी होनी चाहिए उस पार्टिकुलर डिजीज के बारे में, उसका क्लिनिकल इंट्रो से लेकर के, उसका सिम्टम से लेकर के, जो एबनॉर्मलिटीज जो अपीयर हो रहा है बाय सोनोग्राफिकली, बाय क्लिनिकली, उसको तुमको समझना होगा, जानना होगा, और उसमें कमी होगी तो डायग्नोसिस नहीं होगा, 100% डायग्नोसिस। मैं यही चीज बात बता रहा हूं। कल देकर के कोई डॉक्टर के पास जाते हो या कोई डॉक्टर तुम्हारे पास भेजता है या किसी के अंडर में रह करके तुम रिपोर्टिंग का काम करते हो या असिस्टेंट का काम करते हो, तो भी ये जानना जरूरी है। तो ये ध्यान रखना है। कल का लाइव क्लास में कुछ बच्चे का कमेंट था ऑनलाइन, सर आप जो एमडी रेडियो डायग्नोसिस DMRD ऐसे ही डॉक्टर लोग कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड, उस पर मैं एक बताना चाहता हूं कि ये जो क्लासेस हमारा है, इस क्लासेस में 2 तरह कैटेगरी का हमारा ट्रेनिंग होता है। एक तो डॉक्टर के लिए, जो उनके लिए वैध हैं, जो उनके उस काम करने के लिए एप्लीकेबल है, लायक है,
DMRD, MDRD, MBBS जो स्क्रीनिंग पास कर चुके हैं, DGO ऑप्स गायनी से जो MS किए हुए हैं, जो DNB किए हुए हैं, वैसे डॉक्टर की ट्रेनिंग की हमारे अलग व्यवस्था है। जो बच्चे BSc रेडियोलॉजी करके आए हैं, जो MSc रेडियोलॉजी करके आए हैं, उन्हें एज ए इमेजिनोलॉजिस्ट, एज ए असिस्टेंट, या आप लोग जैसा बोलते हैं कि एज ए टेक्नीशियंस, मैं तो टेक्नीशियन कभी बोलता नहीं हूँ, टेक्नीशियंस भी कोई बच्चा BSc करके आता है, कोई बच्चा MSc करके आता है, उनके लिए बहुत ही तुच्छ चीज है। ये ग्रेजुएशन कर रहा है, PG कर रहा है, उसको सिलेबस में यूनिवर्सिटी के द्वारा अल्ट्रासाउंड पढ़ना है, CT पढ़ना है, MRI पढ़ना है, पेट स्कैन पढ़ना है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पढ़ने हैं, और भाई साहब आप लोग तुलना उसको टेक्नीशियन से कर रहे हो, बहुत शर्म की बात है। सेम यूनिवर्सिटी है, सेम यूनिवर्सिटी MBBS करवाती है, सेम यूनिवर्सिटी BSc रेडियोलॉजी करवाती है, MSc रेडियोलॉजी करवाती है, तो थोड़ी अगर नॉलेज की कमी है तो कभी जाना करो ना, समझा करो। हाँ, अल्ट्रासाउंड करना वैध नहीं है, इलीगली नहीं है, वो तो MBBS को भी करना नहीं है, वो MS सर्जन भी तो नहीं कर सकता है, वो MD फिजिशियन भी तो नहीं कर सकता है, लेकिन जानना जरूरी है। जानना इसलिए भी और जरूरी है कि डॉक्टर लोग रिपोर्टिंग के लिए BSc रेडियोलॉजी लड़के को ढूंढते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां जो मेडिकल इक्विपमेंट निकालती है, वो BSc रेडियोलॉजी, MSc रेडियोलॉजी को इक्विपमेंट के लिए एज ए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रिकमेंडेड करती है, वैकेंसियां लेती है। वैसे कॉलेज जो ऑलरेडी BSc रेडियोलॉजी है, तो उनमें भी पढ़ाई के लिए, ट्यूटर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, HOD के लिए एक कंप्लीट सिलेबस में है। हमारा कुछ अपना नहीं है, जो बच्चे को लिए है सिलेबस से ही रिलेटेड है। रिपोर्टिंग स्किल बताना, कैसे असिस्टेट करना, क्योंकि एक डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता है। खास करके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का कोई केस आता है, कोई एस्पायरेशन का केस आता है, कोई प्लूरल डिफ्यूजन टेपिंग का केस आता है, कोई साइटिस टेपिंग का केस आता है, कोई लिवर एब्सेस का करता है, क्या एक सिंगल डॉक्टर जो DMRD है वो कर सकता है? बहुत सारे सिचुएशन है। इसलिए BSc रेडियोलॉजी सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं करने के लिए है, बल्कि एक डॉक्टर के साथ एसोसिएट होकर के, एक डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में, एक रिपोर्टिंग बनाने के लिए, या मशीन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, किसी का TGC है, किसी का गेट प्रॉब्लम है, किसी को प्रोब चेंज करना है, किसी को फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, एक कंप्लीट टेक्निकल चीजें हैं, उसकी जानकारी है, उसका सिलेबस में ऑलरेडी बना हुआ है, और कोई इसको जुटला नहीं सकता है। और खास करके मैं उन वैसे लोग, आज ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, हो सके डॉक्टर भी जुड़े हों, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर एक सिलेबस के अनुसार उनको ये जानना जरूरी है, और उनको प्लीज टेक्नीशियन वर्ड से संबोधित ना करें। टेक्नीशियन वर्ड का संबोधन सिर्फ सर्टिफिकेट डिग्री और 1 साल का डिप्लोमा डिग्री वाले के लिए ही अच्छा रहेगा। जो बच्चे ऑलरेडी BSc कर चुके हैं, MSc कर चुके हैं, या PhD कर रहे हैं, उनको ऐसा संबोधित ना करें। ये इमेजिनोलॉजिस्ट हैं। जिस तरह से MBBS वाले भी अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं, PG वाले भी अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं, वैसे BSc रेडियोलॉजी वाले भी अल्ट्रासाउंड ऑन पेशेंट नहीं कर सकते, बल्कि डॉक्टर के साथ असिस्टेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, या उनके साथ जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, या और भी रेडियो इमेजिंग का अलग अलग प्रोसीड्यूर है, वैसे आप साथ में रह करके मदद कर सकते हैं। खैर, अपनी पॉइंट पर आते हैं। तो आज सेकंड डे है NT&NV स्कैन का, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी एंड नेजल बोन का नॉर्मल और एबनॉर्मल इमेज पर हम लोग बात कर रहे हैं। और ये नॉर्मल और एबनॉर्मल इमेज का जो बेसिक जो पड़ाव है, वो शुरू करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में क्या है? NT&NV स्कैन्स आर पेरेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, हेल्प असेस द रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। कोई चीरफाड़ नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं है, सिर्फ स्कैन करना है, और स्कैन करके NT का थिकनेस को देखना है। ये NT का थिकनेस जो है, कल हमने बताया था कि इनर टू इनर जो
सिस्टिक एलोंगेटेड सिस्टिक का क्लियरेंस है, फीटल लेग के नीचे वाला, उसको मेजर करना है। और नेजल जो बोन है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसको देखना है। न्यूक्लियर ट्रांसलुएंसी, फ्लूइड कलेक्शन एट द बैक ऑफ द फीटल नेक। क्या हो रहा है? सिस्टिक अपीयरेंस है जी। ये दोनों लेयर का बीच में एक फ्लूइड का कलेक्शन होता है, जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते हैं। अगर ये फ्लूइड का एक्युमुलेशन या कलेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको थिकनेस, एक हमारा तो एक नॉर्मल एंटी दिखाया गया है, एक दोनों का अगर गौर से देखोगे तो डिफरेंस नजर आएगा। नॉर्मल जो है इसकी थिकनेस काफी कम है, और जो एबनॉर्मल थिकनेस है उसमें कलेक्शन और जो थिकनेस है काफी इंक्रीज किया हुआ है। वैसे बच्चे एबनॉर्मल पैटर्न में आएंगे, वैसे बच्चे जो पैदा होंगे वो लगभग एबनॉर्मल कंडीशंस में जाएंगे। इनका एंटी थिकनेस के साथ साथ वैसे बहुत सारे एनामलीज आ सकते हैं रिलेटेड टू फीटल हेड, फीटल एब्डोमेन, फीटल लिम्स, फीटल हार्ट। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टाइमिंग ऑफ एनपीएस स्कैन। जहाँ मैंने पहले भी बताया कि इसका एक टाइम होता है। अब कोई बच्चा, कोई अगर पेशेंट 14, 16, 18 वीक में आए, उस समय उसका जो है ये एनटीएन एनबी का एब्नॉर्मलिटीज गड़बड़ आएगी। वो एक समय होता है, जनरली कितना दिन से है? 11 to 30 वीक्स, 6 स्टेज ऑफ जेस्टेशनल, मतलब 14 सप्ताह तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। हालांकि जो बेसिकली होता है 11 से 12 या 13। इसमें क्या नापते हैं? इसमें क्या नापते हैं? सीआरएल। सीआरएल जो है फीटल हेड से लेकर के शुरू होता है और जहां स्पाइन इंड करता है, मतलब लिम्स का फॉर्मेशन नहीं नापते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे। मतलब जनरल जो उस समय का लेंथ 45 से 84 mm तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आता है तो ये एटीएस के इफेक्टेड हो जाता है। नॉर्मल जो स्केन है, मतलब 11 से 13 वीक वाला जो नॉर्मल एनपी का जो थिकनेस होता है, वो थिकनेस कितना होता है? 3 पॉइंट, और इंक्रीज एनटी में भी एसोसिएट विद द, अगर इससे ज्यादा आता है 12 से 13 में, मतलब ये 15 वीक तक ले रहा है। हालांकि एक कंप्लीट डिपेंड करता है। कोई 11 वीक में आ रहा है तो उसका एंटी थिकनेस 3 भी आ रहा है तो ज्यादा है जी, समझ में आ रहा है? 12 वीक में भी आ रहा है तो ज्यादा है, 9 से 11 वीक में भी आ रहा है तो ज्यादा है। इसका क्या है? एक कंप्लीट जो है मैक्सिमम डायमेंशन दिया गया है, खास करके वैसे केस में जो हम लोग 18 से या 15 से 18 20 में जो हमारा लेवल 2 वाला परफॉर्मेंस शुरू करते हैं उसके आसपास का। इसलिए वो अकॉर्डिंग टू एज, 9 वीक में ले रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम है, 11 वीक में ले रहे हैं उसकी वैल्यू कम है, 12 में ले रहे हैं, 13 में ले रहे हैं, मतलब 9, 11, 12 कंपेयर जैसे करेंगे वैसे थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएगा। लेकिन अगर उसका एक पैरामीटर है, मैं पैरामीटर को शेयर करूंगा, ऑल्सो लिंक टू द कार्डिक एंड स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज। मतलब ये तो इंक्रीज करेगा, बड़ा हुआ मिलेगा तो पहला तो कारण बनेगा, दूसरा कारण बनेगा, और तीसरा बनेगा अदर।
नेजल बोन, एंटी ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेजल बोन का क्या स्थिति है? नेजल बोन का परसेंटेज कल बताया थे मैं, कहाँ होता है? ए प्रेजेंट हुआ absent। अगर ए absent है तो क्या करेगा? ये हाइपोप्लेसिया जो कौन सा क्रोमोसोमल एनामलीज को रिस्क कर रहे हैं। क्रोमोसोमल का फेशियल स्ट्रक्चर में दिक्कत आ सकता है, ब्रेन में दिक्कत आ सकता है, एब्डोमिनल में दिक्कत आ सकता है। मतलब ये भी एब्सेंट है, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी भी बढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो सबका एक अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग इफेक्ट है। कॉमनली कंबाइंड विद द एंटी-एस्केन एनबी, अगर गड़बड़ है तो एंटी भी। समझ में आ रहा है? और ये दोनों गड़बड़ है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं से एब्नॉर्मलिटीज आएगी। इंप्रूव डिटेक्शन ऑफ रेट फॉर द डाउन सिंड्रोम, नॉन इन्वेसिव एंड सेफ प्रोसीजर। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसका डिटेक्शन होता है। हालांकि इसके साथ साथ और भी हम लोग जांच करते हैं, एसोसिएट जांच करते हैं, ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर, क्वाड्रेंट मार्कर। और एक नॉन इन्वेसिव है, कोई चीर फाड़, कोई छेद करने की जरूरत नहीं है और कंप्लीट सेफ प्रोसीजर है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 का डिटेक्ट करता है। अगर एंटी बढ़ा हुआ है, नेजल बोन का है, तो किसका डिटेक्शन होता है? और ये पता कौन करेगा? क्वाड्रेंट मार्कर, ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर। ठीक है? तो जैसे भी हम लोग इसमें एब्नॉर्मलिटी जाती है तो एडवाइस क्या करेंगे हम लोग? डबल मार्कर या क्वाड्रेंट फॉर रूल्ड आउट ऑफ ट्राइसोमी ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 13 भी है। अदर जेनेटिक्स से क्या करता है? ट्राइसोमी 18 में कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज को शो करता है, या अदर जेनेटिक्स एंड स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज को करता है। एडवांटेज अर्ली डिटेक्शन, अभी मैंने बताया, नॉन इन्वेसिव, वाइडली अवेलेबल, लिमिटेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉट डायग्नोस्टिक, एब्नॉर्मल रिजल्ट रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट। एडवांटेज है, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह अवेलेबल है, कहीं भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड होना चाहिए थोड़ा सा ठीक ठाक, और नॉन इन्वेसिव है इसलिए बहुत ज्यादा टीम की जरूरत नहीं है। इसको सेफ है, कंप्लीट सेफ है। एंटी एंड एनबी स्कैन्स आर important first trimester scanning tools. They help to identify high risk pregnancy early, should be integrated along with the maternal age and blood test. ये फाइनली है, जहां हिस्ट्री हो एक दो बच्चा खराब होने का, जहां हिस्ट्री हो एनामली से रिलेटेड बच्चा पैदा होने का, किसी तरह का जेनेटिक्स इफेक्टेड बच्चा पैदा होने का, या वैसे पेशेंट जो किसी तरह का बीमारी से ग्रसित है, वैसे पेशेंट जो काफी अर्ली मतलब काफी लेट स्टेज में बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो उन सब को ये रिस्क फैक्टर होता है। और रिस्क फैक्टर में आजकल हम लोग जो अर्ली है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्कैन है उसमें एंटी एंड एनबी एडवाइस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जाएगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन का हम लोग वॉच करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। वो हम